हेलो स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th हिस्ट्री में आपका टॉपिक है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य एक महान शासक, शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, लेकिन आगे चल करके यह मौर्य साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो उसके पतन के कौन कौन से कारण थे, उन बिंदुओं पे हम लोग अध्ययन करेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण थे। आइए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण थे जिनके संदर्भ में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, इसी विषय वस्तु को लेकर के हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मौर्य साम्राज्य बहुत ज़्यादा विस्तृत था, विशाल साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शक्ति और बाहुबल के बल पे अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था, लेकिन आगे चल कर के उसके उत्तराधिकारियों के स्थितियां कुछ चेंज होती हैं और मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो इस तरह से एक विशाल साम्राज्य, बहुत ही शक्तिशाली शासकों द्वारा प्रतिष्ठापित साम्राज्य जो उसका पतन हो जाता है, उसके कौन कौन से कारण थे, उन्हीं कारणों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो कारण है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण में, अशोक की धार्मिक नीति। पहला कारण क्या है? सम्राट अशोक की धार्मिक नीति, यानी अशोक की धार्मिक नीति मौर्य साम्राज्य के पतन का कैसे कारण बनती है। कहते हैं एक चक्रवर्ती सम्राट जब बैलेंस लेके चलता है, यानी धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, सैन्य व्यवस्था के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में जब उसकी शक्ति मजबूत होती है, इन व्यवस्थाओं में उसकी पकड़ अच्छी होती है, तब वो प्रशासक जो है सफल होता है। यहाँ पे स्थितियाँ कुछ परिवर्तित होती हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य शक्तिशाली था और अपने साम्राज्य को सैनिक के बल पे अपने पूरे भारत को रौंदते हुए पूरे भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया, अपने आधिपत्य में कर लिया। लेकिन वहीं सम्राट अशोक जो आगे चल कर के कलिंग युद्ध करता है, और कलिंग युद्ध में उस घटना को, जो कलिंग युद्ध में हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, उस घटना के कारण जो है उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और ऐसी स्थितियों में वो क्या करता है, कभी न युद्ध करने का प्रतिज्ञा करता है, कभी न युद्ध करने की स्थिति में हो जाता है। आगे चलकर वह बौद्ध धर्म अनुयायी बन जाता है और उसकी धार्मिक नीति के कारण, चूँकि वो धर्म में रुचि लेने लगता है, कभी न हिंसा करने का फैसला लेता है। तो ऐसी स्थितियों में जब युद्ध नहीं होगा, कहते हैं युद्ध होने से सैनिकों को प्रशिक्षण मिलता रहता है। युद्ध के कारण जो है सैनिकों को हमेशा ट्रेंड किया जाता है, कौशल युक्त बनाया जाता है। लेकिन जब एक शासक युद्ध से हमेशा के लिए परित्याग कर देता है तो सैनिक भी क्या हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। सैन्य व्यवस्था शिथिल हो गई, क्योंकि वह धार्मिक नीति के तहत धर्म में रुचि लेने लगा, सैनिकों में रुचि लेना बंद कर दिया, साम्राज्य को सुरक्षा में ध्यान देना बंद कर दिया, प्रशासन कार्यों में ध्यान देना बंद कर दिया, केवल नैतिकता और धार्मिक चीज़ों पर विशिष्ट ध्यान देता था। ऐसी विषम परिस्थितियों में क्या हुआ कि उसके सैनिक अकर्मण्य होने लगे, उसकी व्यवस्था चरमराने लगी। तो इस तरह से उसकी धार्मिक नीति जो है मौर्य साम्राज्य के पतन का क्या बनती है, कारण बनती है। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में एग्जाम में आता है। क्या मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए केवल अशोक उत्तरदायी था या फिर सभी कारण उत्तरदायी? तो ये विवेचनात्मक क्वेश्चन इस तरह से आता है। इसको दो पार्ट में आप करेंगे। एक पार्ट में दिखाएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात जब अशोक शासक बनता है तो बौद्ध धर्म अनुयायी हो जाता है, लेकिन केवल अशोक को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी मानना गलत होगा, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी अगर शक्तिशाली होते तो सम्राट अशोक चाहे उसकी नीतियाँ चाहे जैसे होती, लेकिन उसके शासक अगर उत्तराधिकारी अगर शक्तिशाली होते तो मौर्य साम्राज्य की रक्षा हो जाती। केवल अकेले मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक को जिम्मेदार ठहराना, उसी को उत्तरदायित्व बनाना, ये गलत होगा, तर्कसंगत नहीं है। तो इस तरह से केवल अशोक की धार्मिक नीति ही मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनती है, ये तर्कसंगत नहीं है। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन में इनका भी योगदान था, कुछ न कुछ आंशिक रूप से अशोक की धार्मिक नीति भी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी। अगले कारणों में हम लोग चलते हैं। अशोक के पश्चात जो है आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण कैसे प्रभावित हुआ? शासक सम्राट अशोक जो है धर्म प्रचार के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, उसने बहुत दूसरे देशों में धर्म प्रचारक भेजे। धार्मिक नीतियों को, धार्मिक सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट कार्य संपादित किए। ऐसे ऐसे लोगों को नियुक्त किया जो धर्म का प्रचार कर सकें।
धर्म प्रचार में बहुत सारा धन खर्च हुआ, राजकोष धीरे धीरे खाली होने लगा। धार्मिक कार्यों में ज़्यादा रुचि लेने के कारण बहुत सारे स्मारक बनाए गए, स्तूप बनाए गए, जन कल्याण के लिए अतिरिक्त कार्य किए गए। धर्म से संबंधित बहुत ज़्यादा धन खर्च किया गया। अन्य क्षेत्रों में आय कम हो गई और धर्म के संदर्भ में बहुत ज़्यादा धन खर्च हुआ, तो आर्थिक स्थिति धीरे धीरे क्या होने लगी, दयनीय होने लगी। आर्थिक स्थिति के कमज़ोर हो जाने के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण बना। कहते हैं राजकोष जो होता है, जैसा कि सप्तांग सिद्धांत में चाणक्य ने बताया था कि राजकोष एक स्तंभ की तरह है। अगर राजकोष रिक्त हो जाता है तो किसी शासक के लिए साम्राज्य को, प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करना मुश्किल कार्य हो जाता है। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में यहाँ पे राजकोष रिक्त हो गया था और इस तरह से राजकोष के रिक्त हो जाने से आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर हो गई और मौर्य प्रशासन को संचालित करने में समस्याएं उत्पन्न हो गई। चूँकि आर्थिक स्थिति के मजबूत होने पे सैनिकों का वेतन देना, अस्त्र शस्त्र खरीदना, प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करना, साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षा के लिए मजबूत सैनिकों को नियुक्ति करना, इन सब चीज़ों में बहुत सारा धन खर्च होता है और राजकोष के रिक्त हो जाने से इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। आर्थिक स्थिति के कमज़ोर हो जाने से मौर्य साम्राज्य का पतन का ये भी एक कारण बनता है। अगले कारण में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है अयोग्य उत्तराधिकारी। कहते हैं एक साम्राज्य जो एक शासक को विरासत में मिलता है, अगर उत्तराधिकारी योग्य नहीं है, कौशल युक्त नहीं है, पारंगत नहीं है, कुशल नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, उसके भुजाओं में उतनी शक्तियाँ नहीं है को अपने साम्राज्य की सुरक्षा कर सके, तो ऐसी स्थिति में अगर अकर्मण्य उत्तराधिकारी पैदा हो जाता है तो वो मौर्य उस साम्राज्य को सुरक्षित करने में असफल होता है। यही कारण जो है मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में भी है। जैसा कि आप जानते हैं, सम्राट अशोक के पश्चात कोई भी उत्तराधिकारी इतना योग्य नहीं था, इतना कुशल नहीं था, इतना शक्तिशाली नहीं था, उसकी भुजाओं में इतनी शक्तियाँ नहीं थी कि वह मौर्य साम्राज्य को सुरक्षित रख पाता। अशोक के बाद सभी उत्तराधिकारी अयोग्य थे, अकुशल थे, अकर्मण्य थे, जिसके कारण विशाल साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य स्थायी रूप से नहीं रुक सका और उसके साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। अयोग्य उत्तराधिकारी भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनते हैं। अगले कारण में हम लोग चलते हैं, केंद्रीय शक्ति का अभाव या केंद्रीय शक्ति का कमज़ोर होना। यहाँ पे केंद्रीय शक्ति क्या है, जैसा आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के समय प्रांतीय सरकारें थीं और केंद्र सरकार में सम्राट था। सम्राट का शासन पूरे साम्राज्य में था और प्रांतीय सरकारों का उसी प्रांत में था। जब केंद्रीय शक्ति यानी सम्राट जो हुआ आगे चल के उत्तराधिकारी, वो कमज़ोर हो गया, अकुशल था, अकर्मण्य था। जब वो कमज़ोर हो गया तो ऐसी स्थिति में जो प्रांतीय शासक थे वो अपने को क्या कर लिए, स्वतंत्र शासक घोषित कर लिए। अब हम आपके अधीन कार्य नहीं करेंगे, आपके अंडर में नहीं रहेंगे, बल्कि हम स्वयं शासक बन जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में अशोक के जो उत्तराधिकारी थे कमज़ोर होने लगे और जो प्रांतिपति थे अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिए। तो इस तरह से केंद्रीय शक्ति के अभाव के कारण भी मौर्य साम्राज्य का क्या होता है, पतन हो जाता है, क्योंकि प्रांतीय शासक मजबूत थे, शक्तिशाली थे और जब केंद्रीय शासक कमज़ोर हो गए तो वे अपने को क्या घोषित कर लिए, स्वतंत्र शासक घोषित कर लिए। ऐसे विषम परिस्थितियों में मौर्य साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में। दरबारी षड्यंत्र। कहते हैं राज दरबार में अगर षड्यंत्र है, अगर वहाँ पे 2 विचार हैं, 4 विचार हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग सोच है, शासक के जो विचार होते हैं, जो नीतियाँ होती हैं, अगर उनको मानने वाले हर जगह हैं उसके प्रशासन में, तो वह प्रशासन बहुत सही चलता है। लेकिन अगर राज दरबार में बहुत ज़्यादा षड्यंत्र होने लगता है, राज दरबार में उसकी नीतियों को विरोध करने वाले लोग हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में जो है वो ये व्यवस्था जो है शासक के लिए हानिकारक होता है। यही मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में होता है। राज दरबार में षड्यंत्र हो रहा था, बहुत सारी जो है रहस्यमय स्थितियाँ उत्पन्न हुई, शासकों के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने लगे, राज दरबारी आपस में नए नए षड्यंत्र रचते थे। इसी षड्यंत्र का खामियाजा था कि जो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक बृहद्रथ था, उसका ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो है क्या करता है, बृहद्रथ को पद से हटा करके, उसको रास्ते से हटा करके स्वयं शासक बन जाता है। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य के पतन में षड्यंत्रों का योगदान था। मौर्य साम्राज्य में राज दरबार में जो षड्यंत्र होते थे उसका भी योगदान था, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया।
तो इस तरह से बृहद्रथ के पश्चात जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने अध्ययन किया कि मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। किस तरह से उसने विशाल सेना के साथ पूरे भारत में अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके बाद अशोक ने जो है बिंदुसार के बाद फिर अशोक सम्राट बनता है, वो भी अपने आधिपत्य के बल पे, अपने शक्तियों के बल पे शासन करता है। लेकिन उसके उत्तराधिकारी जो है धीरे धीरे करके कमज़ोर थे, अयोग्य थे, निरंकुश थे, अत्याचारी थे, और इस तरह से धीरे धीरे उनकी कमियों के कारण जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो पतन के बहुत सारे कारण थे, जैसा कि आपने बारी बारी से सभी का अध्ययन किया कि मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन कौन कारण उत्तरदायी थे। इन बिंदुओं पे आपने अध्ययन किया। तो इस तरह से सभी बिंदु जो है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बनते हैं। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इस विषय वस्तु को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से अगले विषय वस्तु के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।